Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to this session. So in the last class, if you remember, we were talking about the concept of application of integration or geometrical meaning of integration. So geometrical meaning of integration is the most important thing that we need to learn. तो कल मैंने जो चीजें आपको बताई थी उसमें वो important चीजें क्या थी, वो ये थी कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कैन बी इंटरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली एज एरिया अंडर अ कर्व. मैं उस पॉइंट को लिखा रहा हूँ. Integration can be understood geometrically as integration can be understood geometrically as area under a curve can be understood geometrically as area under a curve. ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था. थोड़ा सा मैं आपको फील देता हूँ, ठीक है ना. अब ये जो एरिया अंडर द कर्व वाली जो चीज है, राइट, तो एरिया अंडर द कर्व, ये हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर. वाई एक्सिस में एक यूनिट होगी, एक्स एक्सिस में एक यूनिट होगी, और आप उसका एरिया निकाल दे रहे हो. तो एरिया जो यूनिट आई एरिया की वो यूनिट स्क्वायर हुई. फिजिक्स में हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा. मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई टेल यू, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज यू गॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है. एंड सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So when you want to find out the area under velocity time graph, so you need to specify you want to find out the area under a velocity time graph. ध्यान सुने, आपको सिग्निफिकेंस समझ में आएगा. Area under a velocity time graph from t equal to 0 to t equal to 4 seconds. Suppose if I give you this, ठीक है, ये t equal to 0 है, ये t equal to 4 seconds है. तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, फील करें, व्हेन आई विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, तो इसका एरिया क्या देगा. सुनो, या जब यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पे टाइम है इसकी यूनिट है सेकेंड्स, मान लो ऐसा यूनिट्स में ले रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा. लेट अस से कि जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एरिया अंडर अ रेक्टेंगल. और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया. आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, सब लोग बोले, क्या आपको रेक्टेंगल दिख रहा है. ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है. आर यू गेटिंग अ फील ऑफ इट एवरीवन, आर यू गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. देखो मैंने इसे रेड कलर से दिखाया है. दिस इज द रेक्टेंगल दैट आई एम कंसीडरिंग. क्या ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है जो मुझे कंसीडर करना है. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो आएगा, सुने ध्यान से, आपको बहुत ही खूबसूरती से मैं लेके जाऊंगा इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन के ऊपर. आपको समझ में भी आएगा कि हाँ क्यों जरूरत पड़ी. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ अगर मैं देखूं तो लेंथ है 4, लेकिन लेंथ 4 सिर्फ 4 कोई नंबर नहीं है, इट्स 4 सेकंड्स. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यूनिट्स. इनटू इसका जो विड्थ है या ब्रेड्थ है, ये है 5 मीटर पर सेकंड. अगेन इट इज हैविंग अ यूनिट, राइट. तो सेकंड और सेकंड कट गया, वी आर गेटिंग व्हाट 20 मीटर्स. प्लीज मार्क दिस यूनिट, mark it. So now please understand this, the area under this velocity time graph is giving me what, it is giving 20 meter, it is giving me actually displacement. अगर आपको याद है स्टैंडर्ड 9th की कहानी, तो आपको ये याद रहेगा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. समझ आ रहा है. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दैट हैज हैपेंड इन 4 seconds ड्यूरेशन फ्रॉम 0 to 4 seconds. So this is what is giving me the displacement. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो एरिया का सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में, जैसे स्लोप का सिग्निफिकेंस है. स्लोप हमें एक नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, वैसे एरिया अंडर एनी ग्राफ can give us a new physical quantity altogether. So we need to be very careful about it. So that is what is the significance of area under a curve. तो area under a curve physics में इसका significance है, it gives us new physical quantities which are of interest to us. जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने देखा, वैसे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया. वैसे ही अगर आप थोड़ा सा अकल लगाओगे, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी एरिया कुछ बताता है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको बताता है चेंज इन वेलोसिटी. उसके बारे में अभी मैं नहीं बात कर रहा हूँ. अभी सिंपल इसी चीज को ध्यान रखो, बात ज्यादा मत सोचो, सिर्फ याद रखना हमने ऐसा कुछ बोला था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी.
राइट? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आएगी, लेकिन अगेन द नट बोल्ट्स आर व्हाट? द नट बोल्ट्स आर हाउ टू फाइंड आउट द एरिया अंडर अ कर्व। अब सुने, यहां से मैं आपको एकदम डाइवर्जन में लेके, मतलब यहां से मैं आपको एकदम एकदम बेसिक से उठा के लेके जाता हूं कि कहां कहां हमारे लिए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री यूजफुल है और कहां ये यूजफुल नहीं है। ठीक है ना? अब सुने, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। मान लो अगर आपको मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा देता, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, सपोज ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम सेकंड्स में है। सपोज इफ आई गिव यू अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, and you are asked to find out, listen to me, and you are asked to find out, so first green ones, just hold, and you are asked to find out the area under this velocity time graph with the time axis from time 0 to suppose 4 seconds, ये 4 seconds है। ठीक है? इस ग्राफ का एरिया आपको निकालने के लिए बोला गया। ठीक है? yes, I will go to the previous page, just listen to me once, I will give you time, listen to me। so this is what is the velocity time graph। let us say that ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है v is equal to 2t। let us say this is the equation of the straight line, v is equal to 2t। ठीक है? v is equal to 2t, this is the equation of the straight line। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि this is a straight line which is passing through the origin। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेट होगा यहाँ पे, दैट विल बी y is equal to mx। क्या ये सबको सब लोग समझ पा रहे हैं? The format of the equation of straight line that we are going to use in this case is y equal to mx because it is passing through origin. So c will be 0. Everybody is understanding this? Basic? Basic? अच्छा, because y axis में v है और x axis में t है, so we got the equation like v is equal to m into t, or for our case m is equal to 2, so we get v is equal to 2t as equation। ये मैंने आपको प्रोवाइड किया कि m की वैल्यू 2 लो। ठीक है ना? आपको निकालनी है एरिया अंडर द ग्राफ विथ टी एक्सिस फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड। मुझे मतलब ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे ये वाला एरिया? हाउ यू विल फाइंड आउट दिस एरिया? एनी आइडिया? क्या आपको दिख रहा है कि दिस इज अ ट्राइंगल, सपोज दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b। क्या आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल OAB इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? It is the area of a triangle and it's a right angle triangle. Very good. So this is the area of a right angle triangle। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कोई खास बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 4। हाइट कितना? हाइट कितना? ये हाइट कितना है? ये हाइट कितना है? 8। क्या ये सबको समझ में आया? वेरी गुड, 8। अब यूनिट्स लिख लो, यूनिट्स लिख लो, मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये दोनों यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड है, माय मिस्टेक। सेकेंड सेकेंड कट गया, मीटर में आया। वैल्यू कितना है? 16। 16 मीटर्स इज द आंसर, राइट? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो ये 16 मीटर क्या दिया मुझे? दिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड। कोई खास बात नहीं है, अपने को समझ में आ गया। मान लो मैं आपको एक और ग्राफ दूं, आप समझो कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिंपल जो मेंसुरेशन से बात बन रही है। मान लो मैं ये ग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? लेट अस से मैंने ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया। y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। Sir, your voice is not audible. Is it true? Are you able to hear me properly? It might be the rain effect, so might be some problem with the network in your area. Are you all able to hear me? Okay, fine, fine, fine। तो एक बार सारा एक बार चेक करो, हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ इश्यू हो। अगर नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, एक बार लॉग आउट करो, फिर से लॉग इन करो। ठीक है?
हो सकता है ये, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। ओके फाइन, नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। ये सपोज अगेन दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। एंड लेट अस से कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, दिस इक्वेशन इज v इज इक्वल टू 2t प्लस 2, लेट अस से v इज इक्वल टू 2t प्लस 2, ठीक है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 2, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू 2t प्लस 2, समझ में आया? तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, सुनो ध्यान से, फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। कैसे निकालोगे? एरिया अंडर द कर्व निकालना है, कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड इट आउट? एरिया अंडर द कर्व, good, good. Did you all understand? This is area of trapezium. Did you all understand? Very good. This is what I wanted. This is area of trapezium. आप इसको area of triangle plus area of rectangle भी बोल सकते थे. But this is what is area of trapezium that we are considering. क्या clarity है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो. क्या ये clear है? Everyone. ठीक है. कितना आ रहा है area of the trapezium बोलो? कितना आ रहा है area of the trapezium? तो area under the curve is this, which is area under the trapezium. So area of the trapezium is, ये कितना आएगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आ जाएगा, इट विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट? सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना? ये देखो, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा या फिर आप निकाल सकते हो। जब t की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट? 2 मीटर पर सेकंड से ये स्टार्ट हो रहा है। आई होप यू गॉट दिस। 2 मीटर पर सेकंड से ये स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग एट 4 सेकंड्स, द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ विल बी, या फिर ये सब सिंपल सिंपल चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो y एक्सिस में जो v है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेकंड पे? इट विल बी 2 into 4 plus 2, दिस 10 मीटर पर सेकंड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड, यस और नो? 2 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड, क्लैरिटी है ये? एंड हाइट, हाइट होगा ये वाली लेंथ, क्या ये बात समझ में आ रहा है? विच विल बी इक्वल टू 4 सेकंड्स। तो कितना आ गया ये आ गया हाफ इंटू 12 into 4 seconds. Seconds cancel. So it is like 24 meters. 24 meter is your answer. क्या clear है everyone? So ये जितने भी figures आपने देखे, nothing, no big deal about it. You would be able to find out the area under this curve. तो इन सभी ग्राफ में समझे ध्यान से, इन सभी ग्राफ में एक खास बात क्या थी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एरिया अंडर ऑल दिस कर्व, area under all the above curves were basically area under linear curves, ठीक है? and we easily found the area of curve with x-axis, ठीक है, और with y-axis, y-axis के साथ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, at times we require that also. We easily found out the area of the curve with x-axis or y-axis by using simple formulae of mensuration. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? By using simple formulae of mensuration. Mensuration के simple formulae यूज करके हमने बेसिकली इन सभी का एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया, ठीक है ना? लेकिन
सर प्लीज रिपीट स्टेटमेंट. यस आई विल रिपीट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. देखो, area under all the above curves were basically area under linear curves, and we easily found out the area of the curve with x-axis or y-axis by using simple formulae of mensuration. mensuration के simple formula को use करके हमने अपने आंसर्स निकाल लिए, right? बट यहाँ पे समझने लायक बात क्या थी? These were all area under linear curves. linear curves मतलब straight lines. जब मैं लीनियर कर्व बोलता हूँ मतलब इट्स अ रिलेशनशिप इन y एंड x, राइट? y में बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, x में बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन y and x, right? And if I am having a linear relationship in y and x, we always understand that it's a straight line. It can be anywhere. The angle can be acute or obtuse. The slope can be positive or negative. Depending upon that, the line can go anywhere. Means according to the slope being positive or negative. But the one thing that we need to understand is that all are what? All are linear curves. Linear curves मतलब जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन वेरिएबल की डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? ये पॉइंट लिखो, मैं प्रीवियस स्क्रीन पे जाता हूँ. ठीक है ना, लिख लो इस पॉइंट को. प्रीवियस स्क्रीन पे जाता हूँ मैं. लिखो फास्ट. डन. किसी को और पीछे जाना था? ठीक है. आगे ये 10 मीटर पर सेकंड कैसे आया, इसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है. बेसिक ग्राफ है बेटा. ऐसा ऐसा ये सब सवाल आपको करने आने चाहिए. इट शुड बी 16 मीटर. विच वन? विच वन? ओके, आई विल टेक इट. 10 मीटर पर सेकंड कैसे आया? देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है v इक्वल टू 2t+2. ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू 2t+2, तो t की वैल्यू जब 4 सेकेंड है, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, v कितना है? ये अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे आप? हाँ, इट इज 16 मीटर्स. ये तो 16 मीटर्स ही आंसर है ना. MTS मतलब मीटर्स लिखा है, 16 मीटर है वो. ठीक है ना, क्लियर है? MTS मीटर्स यूनिट लिख दिए. क्लियर है ये? ओके ओके. तो ये v की वैल्यू कितनी है? t की जगह पर 4 रखो. 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, इसीलिए ये 10 मीटर पर सेकंड आया. इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आई. ये यहाँ पे पुट कर दिया. हाफ इंटू 2 मीटर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड इंटू 4 सेकंड, राइट? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, व्हिच इज हाफ इंटू 12 इंटू 4. तो कितना आ गया? ये आ गया 24 मीटर, राइट? आई होप यू गॉट इट. अब यहाँ पे आ जाओ. जैसे कि मैंने बोला है कि एरिया ऑन द लीनियर कर्व हुआ तो हम बहुत आसानी से मेंसुरेशन से अपना आंसर ला सकते हैं. इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी बोलने वाला हूं. मैं ये बोलने वाला हूं आपके सामने कि अगर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लीनियर होते तो शायद ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से हमें सभी के एरिया अंडर द कर्व मिल जाते. सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला. अगर रिलेशनशिप अमंगस्ट और बिटवीन वेरिएबल्स लीनियर होते, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, अगर सभी रिलेशनशिप लीनियर होते, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की मदद से हम सभी के एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते थे. कोई खास बात नहीं थी. बोलो एग्री करते हो तुम? अगर रिलेशनशिप अमंगस्ट और बिटवीन वेरिएबल्स लीनियर होते तो क्या एरिया अंडर द कर्व निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था? क्योंकि सब स्ट्रेट लाइन के अंदर का एरिया होता, और वो सब निकालने के लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है एरिया अंडर ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर. ये सब यूज करके हम सबके आंसर्स निकाल सकते थे. डू यू गेट अ फील ऑफ इट? यस. बट यहाँ पे मैं अनदर स्टेटमेंट देने वाला हूं. बट अनफॉर्चुनेटली most of the relationship amongst or between variable in physics
आर नॉन लीनियर। भाई साहब मर गए यहां। और जहां पे नॉन लीनियर ग्राफ आती है, नॉन लीनियर ग्राफ मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो कर्व होती है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर ग्राफ जो आएगी वो कर्व आएगी, और कर्व आएगी तो दिक्कत है हमारे लिए, जैसे कि नॉन लीनियर ये। हेंस mensuration is unable to help us in finding area under the curve. बट सुनो, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप अमंग्स बिटवीन वेरिएबल इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो दो वेरिएबल के बीच में हम जो रिलेशनशिप लिखते हैं, वो रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर हुआ तो उसका जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ये सब चीजें एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। वो कर्व होगा, और कर्व जैसे ही आया वैसे ही मेंसुरेशन वहां फेल हो गया। क्योंकि याद करो, आपने स्टैंडर्ड 10th में कर्व के अंडर का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज सर्कल। सर्कल छोड़ के आपने किसी भी ग्राफ का एरिया कभी डील ही नहीं किया। पैराबोला का एरिया, कभी पैराबोला के अंदर कितना एरिया होता है, क्या आपने 10th स्टैंडर्ड में कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं। आप सिर्फ सर्कल ही एक ऐसा कर्व है जिसके बारे में आप पढ़े हो, बाकी किसी भी मतलब कर्व के अंडर का एरिया के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्या बात समझ में आ रही है? एंड फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम द रिलेशनशिप जो मिलेगा वो नॉन लीनियर मिलेगा, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप जहां हुआ वहां हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब अब जो इस दो वेरिएबल के बीच में जो ग्राफ बनेगा या प्लॉट बनेगा, वो प्लॉट कर्व होगा। और अगर मुझे अब इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है तो मैं फंस गया, क्योंकि मेंसुरेशन मेरे को यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि मेंसुरेशन जो स्टैंडर्ड 10 तक मैंने पढ़ा था, वो तो सभी ऐसे फिगर्स थे विच वर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, नॉट बाय कर्व। बोलो हाँ या ना, एक्सेप्ट सर्कल। तुम गायब हो गए, तुम गायब हो गए। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्या तुम्हें लिमिटेशन समझ में आ रहा है? हाँ, बात तो सही है। पूरी स्टोरी लाइन समझ में आई? अच्छा, अब सवाल आता है, तो फिर जब एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो मेंसुरेशन फेल कर जाता है। मतलब मींस क्या? इफ वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व with x-axis और y-axis, yes, this is another thing that x और y-axis में physical quantities होंगे, ठीक है? Then mensuration fails। तो यहां पे we have got a God gift, and what is that? Integration। अब ये गॉड सेंड टेक्निक ये लिखने के लिए, ताकि थोड़ा सा आपको फील आए, है ना? व्हाट इज दैट टेक्निक? इंटीग्रेशन। तो यहां पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक एक एल्गोरिथम दे रहा हूं। सबसे पहले आप रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स देखिए, ठीक है? ये दो हो सकता है, इज इट लीनियर? अगर आंसर आया यस, देन मेंसुरेशन यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द एरिया, और इंटीग्रेशन, कुछ भी यूज कर लो। लेकिन अगर लीनियर नहीं हुआ, आंसर आया नो, देन the only way out for you to find out the area under the curve is integration। ये फ्लो चार्ट एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। बोलो सेट है क्या फ्लो चार्ट एकदम दिमाग में? क्या ये फ्लो चार्ट एकदम दिमाग में सेट है? सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ये कीजिए। yes yes I will tell you, I will tell you, I will tell you, yes yes yes, you are right, absolutely right। सुने ध्यान से,
ये चीज समझें, ये समझने वाली आप, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसके अंदर समझ में आ जाएगा। सुन ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल चेक कीजिए, अगर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर है क्या, यस, तो मेंसुरेशन या इंटीग्रेशन कुछ भी यूज कर लो, आपको आंसर मिलेगा टू फाइंड आउट एरिया। लेकिन अगर आंसर नो है तो इंटीग्रेशन मिलेगा। इंटीग्रेशन से ही आपको इंटीग्रेशन, यूज इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड आउट एरिया। अब कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, मैं सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वो आप नहीं, वो आप समझ जाओगे, लेकिन अभी पहले फील लो, यही समझना जरूरी होता है ना, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि बेटा यहाँ पे एरिया मुझे कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन से निकालना है या मेंसुरेशन से निकालना है। अब तुम यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, याद करो डिफरेंशिएशन में जब मैंने आपको स्लोप पढ़ाया था, विच इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या क्या होता है, वो इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ एनी यू नो एनी कर्व, स्लोप देता है वो, और स्लोप एट अ गिवन पॉइंट देता है। याद करो जब मैंने स्लोप पढ़ा था तो मैंने वहां पे भी यही इसी टाइप का सवाल लिखा था कि स्लोप अगर निकालना है, स्लोप निकालने का हमारे पास क्या क्या मेथड है, y2 minus y1 x2 minus x1, tan थीटा या dy by dx। y2 minus y1 x2 minus x1, ये क्या मेथड है, ये क्या मेथड है, ये कोऑर्डिनेट के मेथड से, कोऑर्डिनेट के मेथड से हम इसका आंसर निकालें। लेकिन dy by dx किसका मेथड है, कैलकुलस का। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप अमॉन्ग्स वेरिएबल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन से मुझे उसका स्लोप मिलता है। याद करो dy by dx से आपने y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन लिखा था, तो dy by dx से आपको स्लोप की वैल्यू m ही मिली थी, याद आ रहा है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि विच इज मोर पावरफुल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप, याद करो, तो आपने बोला था सर कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट इज एबल टू गिव अस द स्लोप फॉर अ लीनियर कर्व एज वेल एज फॉर अ नॉन लीनियर कर्व। तो क्या इसी टाइप का रिलेशनशिप आप स्लोप के लिए निकाल सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इज इट लीनियर, यस, देन क्या, कोऑर्डिनेट और differentiation to find slope, no, then differentiation will only be able to give us the slope। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसी टाइप का आप एक रिलेशनशिप बना सकते हो, समझ में आ रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि द ऑल पावरफुल मेथड टू फाइंड आउट एरिया इज इंटीग्रेशन। भले हमारा रिलेशनशिप लीनियर हो नॉन लीनियर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन से आपको डेफिनेटली आंसर मिलने वाला है। लेकिन अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है भाई साहब, तो आप मेंसुरेशन से कभी आंसर नहीं ला सकते, आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए इंटीग्रेशन इज अ मोर पावरफुल अप्रोच to find out the area under the curve, and that's why it becomes more pertinent for us to study integration at standard 11th 12th level, because 11th 12th level में जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में किसी भी दो क्वांटिटीज के रिलेशनशिप देखेंगे, मोस्टली द रिलेशनशिप विल टर्न आउट टू बी नॉन लीनियर। और अगर हम उनका ग्राफ खींचे और उनके ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल के हम कुछ नया सिग्निफिकेंट निकालना चाहें, तो वो एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन के सहारे की जरूरत है। इसीलिए हमें इंटीग्रेशन सीखना निहायत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई, उतारो इसको, आई होप यू गॉट दिस व्हाट आई सेड, उतारो इसको पूरा अच्छे से फील के साथ उतारो। आई होप यू गॉट दिस, ये स्टोरी लाइन समझ में आनी चाहिए, है ना, इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया, बस अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना, उतार लो इसे, आगे बढ़ते हैं।